मतलब मुहिम, एक मुहिम जो होती है कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो रही है। उसमें कुछ का जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहले सन 1987 में ईंटों के भट्टे में जकड़े हुए मजदूरों या भट्टा मजदूरों के खात्मे की मुहिम, 1990 में तौहीन मजहब के खात्मे की मुहिम, सन 1992 में कौमी शनाख्ती कार्ड में मजहब के खाने के खात्मे की मुहिम, फिर 2000 और 2001 में मुल्क में अलहदा वोट डालने के फरसूदा निज़ाम के खात्मे की मुहिम। ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको मजीद आपके लिए बताना चाहूँगा कि अलहदा वोट डालने का सिस्टम, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ। इसके लिए मैं खास चीज़ें आपको बताऊँगा, तो हो सकता है कि आप इस सियासी अमल का हिस्सा बनना शुरू हो। जब हम अपने मुल्क की तारीख देखते हैं तो शुरू से ऐसा निज़ाम नहीं था। एक फौजी आमिर आया जिसने कि इस निज़ाम को अलहदा किया, और हम जो अक़लियत है इस मुल्क में वो अलहदा वोट डालते थे, जो अक्सरियत है मुस्लिम मेजॉरिटी वो अलहदा वोट डालते थे। लेकिन ये हमें गिफ्ट दिया एक और आमिर ने, फौजी आमिर ने, कि उसने जब ये 2002 में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जो कि अब होने जा रहे हैं, उस वक्त अलहदा वोट डालने का निज़ाम ख़त्म किया और जॉइंट इलेक्शन या कि मखलूत इंतखाब का जो है वो निज़ाम शुरू किया। पहले हमारा MPA पूरे पाकिस्तान में खड़ा होता था, हम उसको वोट डालते थे, MNA सॉरी, जो बड़ी असम्बली में बैठा होता, और बाकियों का वोट नहीं डाल सकते थे क्योंकि सेपरेट इलेक्शन था, जुदागाना इंतखाब था। अब जब से ये हुआ है तो हम किसी नुमाइंदे को वोट नहीं डालते हैं, हम पार्टी को, सियासी जमात को वोट डालते हैं। सियासी जमात को पहले कभी ये बड़े बड़े लीडर जो थे सियासी जमातों के रहनुमा, वो कभी हमारे इलाकों में आते थे नहीं ना। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस पैरिश से हैं, यहाँ का एक बड़ा हल्का है, यहाँ का एक बड़ा हल्का है जहाँ से मेंबर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली सईद गनी साहब जीते थे, ठीक है। और वो किनके वोटों की तादाद बढ़ने से जीते थे? अक़लियतों के वोटों की वजह से। हमारे मुल्क की, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, चले शहर की बात कर लेते हैं। इस शहर में, हमारे इस कराची शहर में बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर अक़लियतों के वोटों की तादाद बहुत है। मैं जिस हल्के से हूँ 249, वहाँ पर भी अक़लियतों का वोट बहुत है। और अभी हालिया पिछले साल अप्रैल में इलेक्शन हुआ था, सिडनी इलेक्शन, वहाँ से पीपल्स पार्टी का MNA जीता। अक़लियत के तो वहाँ से MNA का जीता नहीं था, लेकिन पिछले साल इस इंतखाब की वजह से वहाँ से इनका MNA जीता। मैं यहाँ पर ये कतई कहने नहीं आया कि आप किसी सियासी जमात का हिस्सा बने, किसी सियासी जमात में शामिल हो या ये जमात में शामिल हो, कभी नहीं। सिर्फ मैं आपको एक सियासी अमल बता रहा हूँ कि हमारे लिए वो क्या है, बेहतर है। और एक बात जो मैं हर जगह पर कहता हूँ वो ये है कि सियासी अमल का हिस्सा बने बगैर हम अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सियासी अमल का हिस्सा बने बगैर हम हकूक़ हासिल नहीं करते। ये जो हमारे वक्त गिले करते रहते हैं ना कि जी हमारे लिए मुल्क करता क्या है, लीडर करते क्या है, ये सिर्फ इसी का नतीजा है कि हम वोट दरअसल नहीं निकलते, वोट नहीं डालते, अपने आप को गिनवाते नहीं हैं कि हमारे इतने वोट हैं। अगर हम गिनवाएंगे, वोट डालेंगे, तो कोई आएगा हमारे पास कि जी आप वोट दें हमें, हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जब इस सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर हम इसी तरह गिले करते रह जाएंगे। हमारे मुल्क की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जब हर साल बजट आता है, उसके हिसाब से उस
ज़बरदस्ती की शादी जो है, ये फोर्स मैरिजेस हैं, वो क्या है। जो अगला टॉपिक है वो इससे ही कनेक्टेड है, लेकिन उससे पहले जो है मैं थैंक करना चाहूँगी एनसीजेपी का, क्यों, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए काविश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं बहुत से प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहाँ हम भाग दौड़ते हैं लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारे पास कुछ नहीं आता, क्योंकि जो पाकिस्तान के कानून में जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी। क्योंकि जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि शादी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उसके लिए खुला जाके फाइल करनी पड़ेगी फिर, यानी कि आप उसको शादी को शादी मान रहे हो इवन दो वो माइनर की शादी है। तो लेकिन जो 1973 का आइन है वो आपको क्या बताता है कि आपकी क्या क्या लीगल राइट्स है। क्योंकि अगर आपको अपने ही, अगर मुझे मेरे लीगल राइट्स ही नहीं पता तो मैं उनके लिए कैसे आवाज़ उठाऊंगी कि यहाँ मेरा लीगल राइट है जो वो सल्ब हुआ है। तो इनकी एक जस्ट गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से लीगल राइट्स हैं जो वो हमारे हैं। जो 1973 का आइन है उसके आइन के मुताबिक जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो है पेंशन में या हफ्ज़े बेजा में नहीं रखा जा सकता। तो ये क्या है कि एक मेरा कानूनी हक है। स्लेवरी में, लेबर पे, या जो है वो मुझे जैसे चाइल्ड लेबर के लिए आपको अभी नुमान भाई ने शेयर किया था कि एनसीजेपी काम कर रही है, तो इसी तरह से देखा जा सकता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कानून भी उसको जो है वो प्रोहिबिट करता है, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है ज़बरदस्ती किसी को जो है वो आप जो है उससे काम नहीं करवा सकते। रेस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट यानी कि कैपिटल पनिशमेंट और अगेन पनिशमेंट जो है उसके लिए जो है वो आपको ओमिशन है इसमें। ऑफेंस बाय द penalty gather than kind of the different from the penalty described by the law offense the time offense was committed। एक ही ऑफेंस जब हो चुका है उसके लिए आपको अगेन जो है वो पनिशमेंट नहीं होती। ये उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट है, और यानी कि एक एफआईआर है, एक दफ़ा एक गुनाह हुआ है उसके लिए बार बार आपको उसी गुनाह की दोबारा पनिशमेंट नहीं होगी। ये नहीं अपनी मर्ज़ी से आना चाहता तो मैं कहती हूँ कि भाई तुम इसको टॉर्चर करूँ, उसको ज़बरदस्ती मैं इसको लेके जाऊँ, तो ये उसकी प्रोटेक्शन है कि मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकती, कि उसकी विल है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ये आपको राइट है। आप अपना प्रोफेशन जो भी रखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिलता है वो भी आप सबको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाते हैं लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन सॉरी टू से ये कहाँ जो प्रैक्टिस होता है पाकिस्तान में, सॉरी टू से बहुत सारा काम इस पे हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों को इसके बारे में ही नहीं पता कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन सी चीज़ें जो है वो अदारों से तलब किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा मांगता ही है तो उसको टारगेट कर दिया जाता है, लेकिन डराने का मकसद नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये भी है कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइन है वो आपको देता है। आप अपना, जैसे अभी हम यहाँ अपनी इबादत गाह में आके खड़े हुए हैं, अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, अपनी मैनेज कर सकते हैं अपनी इबादत को। आप जो भी रिलीजन रखना चाहते हैं आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उनके लिए भी है, वो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, फिर प्रोविजन टू प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिलीजियस प्रॉपर्टी है उनको उसके हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके साथ ये मैं मेन नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर मज़ीद जो मेरे डॉक्टर्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको गूगल पे जाके 1973 का आइन फंडामेंटल राइट्स जो है निकाल के पढ़ेंगे तो डिटेल में वो पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा इसको बेहतर अच्छे तरीके से जान सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी की बात आज इस पैरिश में मुझे ये थी कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे देखे हैं। हमारे जो यूथ है, हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो कुछ चंद सिक्योर हाथों में है। थैंक्स कि आप लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और दूसरों के लिए एक अच्छी मिशल राह हैं, ताकि आप दूसरों को एक मशल से दूसरी मशल में रोशनी चलती रहे और ये हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छे हाथों में चलता रहे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि हमारा राइट है कि हम सब जो है वो तालीम हासिल करें, लेकिन क्या होता है कि मिशनरी स्कूल्स हमारे पास कम है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस नहीं अदा कर सकते, क्योंकि उनके 5 या 6 बच्चे हैं तो वो नहीं जा सकते। लेकिन
बीइंग एज ए कम्युनिटी, बीइंग एज ए मसीही होते हुए हमें ये करना चाहिए कि जो मेरे इलाके का, मेरे पैरिश का, मेरे मोहल्ले का जो बच्चा है वो पेरेंट्स अगर नहीं पढ़ा सकते तो क्योंकि आपका राइट टू एजुकेशन है तो आप उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराएं लाजमी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हुए एज ए मसीही। क्योंकि अगर हम देखते हैं बहसियत कौम, मसीही कौम अगर हम डेवलप होंगे तो विदाउट एजुकेशन हमारी कोई भी पहचान नहीं है। कोई डॉक्टर है तो वो एजुकेशन से है, कोई लॉयर है तो वो भी एजुकेशन से, कोई किसी टीचर है तो वो भी एजुकेशन से। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारी कौम का मेमार है। तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, तमाम जो शहरी हैं उनको बराबरी का हक़ है, किसी को भी रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स की बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं होगी, ये कानून में है। अब इसके साथ साथ बात आती है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 का ये एक्ट है, लेकिन इससे पहले जो है 1929 का एक्ट भी जो है वो है, लेकिन वो ऑल अराउंड पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हों तो वो पूरा पाकिस्तान में जो है वो चाइल्ड मैरिजेस हैं, जो फोर्स मैरिजेस है, जो अभी हमने वीडियोस में देखा था, उस चीज़ से हम बच सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से कि उसको हम इन चीज़ों की तरफ आते ही नहीं हैं। बीइंग एज ए लॉयर भी, बीइंग एज ए जुडिशरी भी, कोई भी इन चीज़ों पे बात करना ही नहीं चाहता। क्योंकि हम चाहते हैं कि बस अगर जब बेटी की बात आती है तो हम उसको समझते हैं बोझ, तो हम कहते हैं कि ब्याह दो। और जहाँ फोर्स मैरिजेस की बात आती है तो वहाँ पे तो सिलसिला ही कुछ और है। तो जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट की बात आती है तो वहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए पनिशमेंट है। उस हिंदू लड़की ने शादी करने से इनकार किया। कौन उसको लेके जाने चाह रहा था? एक मुसलमान लड़का उसको शादी के लिए लेके जाना चाह रहा था। उस लड़की ने इनकार किया। उसके इनकार की वजह से उसको अपनी ज़िंदगी से जान जो है वो जान देनी पड़ी। हमारा जो सेमिनार है उसमें 3 अल्फाज जो है मेंशन किए गए हैं। पहले नंबर पे अबडक्शन, दूसरे नंबर पे फोर्स कन्वर्जन और तीसरे नंबर पे फोर्स मैरिजेस। एक चीज़ याद रखें, हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें 18 साल बिल्कुल वाज़े तौर पे मेंशन किए गए हैं। सिंध में 18 और 16 कहाँ है? पंजाब में और दूसरे सूबों में। होता क्या है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है हमारी चीज़ों में। जिन लोगों ने शादी करनी होती है 16 साल या 18 साल से कम लड़की के साथ, या उसको अबडक्शन किया जाता है, उसको जो है वो किडनैप किया जाता है, वो क्या करते हैं? सिंध में निकाह नहीं करते, वो किसी दूसरे सूबे में चले जाते हैं। उथे तो 16 साल कबूल है ना, उथे तो 16 साल का कानून है। ये भी एक स्ट्रेटजी है जो वो अपनाते हैं। लेकिन मसला क्या है? अगर कोई शख्स उसकी मर्जी के बगैर, दूसरे शख्स की मर्जी के बगैर उससे निकाह करता है, चाहे वो चर्च में है, चाहे वो गुरुद्वारे में है, चाहे मंदिर में है, या चाहे मस्जिद में है, ये कानून के खिलाफ है। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं करता, या उसको उसके घर वाले फोर्स करते हैं, या उसके रिलेटिव उसको फोर्स करते हैं, या कोई भी शख्स उसको, तो ये सारी चीज़ें जो है किस दायरे कार में आती हैं? फोर्स कन्वर्जन, फोर्सफुली, फ्री विल नहीं है उसमें। तो हमारी लड़ाई यही है। हमारी लड़ाई ना सिर्फ दूसरे लोगों के साथ, बल्कि अपने मजहब के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उनके साथ भी है। कोई भी शख्स किसी की मर्जी और कम उम्र बच्ची या बच्चे के साथ शादी नहीं कर सकते। हमें अपने माशरे में
बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है। मैडम ने जो बातें की हैं वो ज़रूरी हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने नौजवानों को भी पूछें कि वो किस राह पर चल रहे हैं। अभी बहुत जो है वो आम चीज़ देखी जा रही है ये कि हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं वो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी सपोर्ट बनने के लिए बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, लेकिन उन्हीं में से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है जो वो लड़कियां, जो बच्चियां अपनी फैमिलीज के लिए दे रही हैं, लेकिन उनमें से चंद ऐसी भी हैं जो गलत राह पे चली गई हैं। जो भाई उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो रास्ते में क्या कहते हैं, मुझे 100 रुपया देना, मैंने कार्ड दिलवाना है, मुझे 200 रुपये देना, मैंने वहां जाना है अपने दोस्तों के पास। ओ भाई, आप खुद मेहनत करना सीखो, आप खुद मेहनत करना सीखो। हम बाद में रोते हैं कि जी हमारी बहन, हमारी रिश्तेदार, हमारी वो चली गई है, उसको वो ले गया है। हम लोग किस मकाम पे खड़े हुए हैं, खासतौर पे हमारे मर्द नौजवान, मेल नौजवानों की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास ना तो जॉब है, आप ना तो तालीम याफ्ता हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर इन चीजों की रोकथाम करनी है तो अपने आप को भी काबिल बनाएं। हमारी लड़कियां जो हैं वो अक्सर ये कहती हैं कि मेरी इतनी तालीम है, मैं ये जॉब कर रही, मैं इतनी जो है सैलरी ले रही हूं, मैं किससे शादी करूं अपनी कम्युनिटी से? तो ये कम्युनिटी के लिए सवाल है, हम सब के लिए सवाल है। हम अपने नौजवान लड़कों को क्या तरबियत दे रहे हैं, उनसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे, क्या थे, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? नशा लग गया है। ये बहुत सारी चीजें जो इसी चीज को फरोग दे रही हैं, ये चीजें फरोग दे रही हैं। हम दूसरों की बात बाद में करें, अपने घर को देखें। जैसे मैडम ने कहा कि हम अपने बच्चों को घर में क्या तरबियत दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया हमारे पास FIA का, एक नौजवान लड़के ने अपना मोबाइल उसने अपने दोस्त को दिया। उसके मोबाइल में कुछ जो थी वो उनके दोस्तों में से किसी ने वीडियोस शेयर की, तो वो सर्कुलेट होती होती इस लड़के के पास आई। इस लड़के ने अपना मोबाइल दूसरे लड़के को दिया। उसने क्या किया, वही वीडियोस अपने मोबाइल उस लड़के के मोबाइल से अपने मोबाइल में सेंड की। बहुत बड़ा केस बन गया। अपने मोबाइल की केयर करें, अपने मोबाइल को किसी दूसरे शख्स को यूज करने ना दें। वो कहाँ कॉल कर ले, क्या कर दे, क्या SMS कर दे, कहाँ कुछ भी कर दे, उसको आप नहीं जानते। और अभी क्या हुआ कि पता चला कि जिस लड़के ने इस लड़के के मोबाइल से अपने मोबाइल में वीडियो शेयर की, उसने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 3-4 दिन पहला असा ने छड़ाया है, साइबर क्राइम का मामला। तो ये चीज़ें हैं कि जिन पे हमें वाकई कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी सोचने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों को तालीम देने की ज़रूरत है। और मैं ही वर्ड ऑफ थैंक्स कर दूँ। यस, मैं एशबिल, कैन यू प्लीज़ कम है, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर ऑफिस है। यहाँ पे आप सबको यहाँ जो इकट्ठा किया है वो इन्होंने ही किया है। और मैं एशबिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऑफिस की तरफ से, नुमान साहब की अपनी तरफ से, फादर आशरफ लियाकत की तरफ से, थैंक यू। मैडम तबस्सुम का जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस दी है इन तमाम जो रिसेंट इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जेकब जावेद TV चैनल और BTL TV चैनल का, मैडम सुंबल मेरी उस्ताद भी थी और अभी तक मुझे याद है, और इन तमाम मीडिया वालों का, क्योंकि ये लोग जो है हमारी आवाज़ बनते हैं। यहाँ पे जो है वो शायद 50 के करीब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं हमारी आवाज़ बनते हैं हज़ारों लोगों तक। तो रियली आई अप्रिशिएट, और जब भी हम इनको बुलाते हैं ये हमारी मदद के लिए आते हैं। थैंक यू वेरी मच।